देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का टॉपिक है मौद्रिक अर्थशास्त्र, यानी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। यह टॉपिक देखिए टीजीटी, पीटी, यूजीसी नेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा आप जो है, निम्नलिखित संस्थाओं पर ध्यान दीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर, वाणिज्य बैंक। अब इनमें से अल्प बचत योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? बताना। अल्प बचत योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? अब देखिए इसमें जो है आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका, देखिए एक तो अल्प बचत योजना है, डाकघर आ जाता है, उसके बाद वाणिज्य बैंक, यानी कि 3 और 4 आंसर बन जाता है डी। अब देखिए अल्प बचत जिसे कहते हैं हम स्मॉल सेविंग, इसके अंतर्गत वाणिज्य बैंक की जो जमाएं हैं वो डाकघर के जो है, मतलब जो है जैसे हमारे जो है केवीपी की बात करते हैं, पीवीपी की बात करते हैं, किसान विकास पत्र के है, या फिर इंदिरा विकास पत्र है, और म्यूचुअल फंड आदि आते हैं। यानी कि जो है अल्प बचत के अंतर्गत जो है वाणिज्यिक बैंक की जो जमाएं हैं वो प्लस डाकघर के केवीपी, पीवीपी, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड आदि आते हैं। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, भारत की मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है मुद्रा को नियंत्रित विस्तार, मूल्य स्थिरता, भुगतान संतुलन में सुधार, संतुलित विकास, उपरोक्त में से बताना है आपको। देखिए यानी देखिए इसमें जो है पूछ रहा है आपसे मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। अब देखिए मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है, देखिए आपका जो है पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, कीमत में स्थिरता लाना, आर्थिक वृद्धि की बात करता है, भुगतान शेष में सुधार या बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार करना जो है। अब देखिए आंसर देखिए इसके अंतर्गत जो है मुद्रा को नियंत्रित करना, ये भी मतलब इसका मौद्रिक का उद्देश्य है। उसके बाद देखिए मूल्य स्थिरता, ये भी इसका उद्देश्य है। उसके बाद देखिए आपका जो है भुगतान संतुलन, ये भी इसका है। असंतुलित विकास नहीं है, तो आंसर बना इसका सी, यानी इसका सी आंसर बन जाता है। जैसे मैंने कहा आपको मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है पूर्ण रोजगार, कीमत में स्थिरता, आर्थिक वृद्धि या भुगतान शेष में सुधार, ये इसके पॉइंट बन जाते हैं। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है, यानी कि जो है बैंकों के नगद कोष जिसे कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं इसमें जो है। अब इसकी जो कमी के परिणाम स्वरूप देखिए क्या होता है, देखिए आप जो है यानी कि बैंकों की आय में वृद्धि होती है, सही है। बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होती है, ये भी सही है। बैंकों की साख प्रसार के लिए अधिक कोष की उपलब्धि, यानी डी उपरोक्त सभी आंसर बन जाता है डी। अब देखिए नगद कोष अनुपात यानी CRR में कमी के परिणाम स्वरूप देखिए बैंकों की ऋण देय कोषों में वृद्धि के फलस्वरूप साख सर्जन में अक्षमता में वृद्धि होती है, मुद्रा की पूर्ति और अर्थव्यवस्था में तरलता की वृद्धि होती है, और बैंकों की लाभदेयता में वृद्धि होती है। देखिए बैंकों का जो CRR कम करते हैं, इससे क्या करते हैं उतना ही जो है जो ये रिजर्व बैंक के पास अपना एक रेशो में अनुपात रखते हैं, और उसमें कमी करते हैं तो वो लिक्विडिटी बैंक के पास ज्यादा जाती है, ज्यादा आ जाती है, तो वो जो है उतनी अधिक मात्रा में लोगों को लोन दे देते हैं। तो देखिए मतलब CRR में कमी आने से क्या होता है, बैंकों की ऋण देयता में वृद्धि हो जाती है, यानी लोन दे देते हैं, और उसके फलस्वरूप साख सर्जन के समय वृद्धि हो जाती है, फिर मुद्रा की पूर्ति और अर्थव्यवस्था में तरलता की वृद्धि होती है, बैंकों में लाभदेयता में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। तो आंसर बना इसका डी।
नेक्स्ट, सस्ती मुद्रा का अर्थ है, अब देख रहे हैं सस्ती मुद्रा का जो अर्थ बताना आपको, ए मुद्रा के मूल्य घट गया, करेंसी के उत्पादन लागत कम हो गई है, मुद्रा को प्राप्त करने की लागत घट गई है, करेंसी का गुणवत्ता में कमी आ गई है। अब देखिए इसमें ये कह रहा है सस्ती मुद्रा का अर्थ बताना है आपको, ये बना आपका सी, यानी सी आंसर बन जाता है। कहने का मतलब देखिए जो सस्ती मुद्रा वह मुद्रा जो कम या निम्न ब्याज दर पर उधार ली जा सकती है, इसमें साख निर्माण की गति बढ़ जाती है और मुद्रा प्राप्त करने की लागत कम हो जाती है, क्योंकि बैंक कम ब्याज दर पर अधिक से अधिक लोन देने पर तत्पर रहता है। इस प्रकार मौद्रिक सत्ता द्वारा अपनाई गई मौद्रिक नीति जो उधार प्रक्रिया और आर्थिक पुनरुत्थान पर, यानी आर्थिक पुनरुत्थान को बल मिलता है। ये क्लियर हो गया, मतलब जो है सस्ती मुद्रा का मतलब देखिए आप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशर के परिमाण सिद्धांत में यदि मुद्रा की मात्रा या मुद्रा का चलन वेग 2 गुना कर दिया है तो मूल्य स्तर पर पहले की अपेक्षा 4 गुना होना, पहले की अपेक्षा 2 गुना होना, अपरिवर्तित रहेगा, पहले की अपेक्षा आधा होगा। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका बी, पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, आंसर बना इसका बी। अब देखिए मतलब जो है, अब देखिए मतलब जो है अगर मान ले हम बात करते हैं इसके जो है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी परिसंपत्ति में वृद्धि का अर्थ होता है, विदेशी परिसंपत्ति में वृद्धि का अर्थ होता है M1 में गिरावट, M3 में गिरावट, ब्याज की दर में वृद्धि और प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि। देखिए आंसर बनेगा इसका, यानी कि M3 में गिरावट, आंसर बना इसका बी। अब देखिए मतलब जो है अगर मान ले हम बात करते हैं, देखिए रिजर्व बैंक है, विदेशी विनिमय परिसंपत्ति में वृद्धि से क्या होता है, रिजर्व बैंक के दायित्व में वृद्धि होती है और M3 में वृद्धि होती है। तो देखिए इसमें आंसर बना आपका बी। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति, देखिए मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक ब्याज दर में संबंध को कहा जाता है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन और मौद्रिक ब्याज दर में संबंध को क्या कहा जाता है, रिकार्डो प्रभाव, फिशर प्रभाव, तोबिन प्रभाव, जॉनसन प्रभाव। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका यानी कि फिशर प्रभाव, आंसर बना इसका बी। अब देखिए फिशर प्रभाव क्या है, देखिए अमेरिका जो इकोनॉमिस्ट जो है अर्थशास्त्री इरविंग फिशर द्वारा जो है मुद्रास्फीति और मौद्रिक ब्याज दर के बीच दीर्घकालीन संबंधों की व्याख्या की है और दोनों के बीच में धनात्मक संबंध यानी पॉजिटिव संबंध पाया जाता है तथा वास्तविक ब्याज जो है दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए आंसर बना इसमें फिशर प्रभाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक M3 में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब इसमें देखिए M3 में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग और सावधि विवेक, डाक खाने में बचत बैंकों के पास निक्षेप और उसमें जो है केंद्रीय बैंकों के पास अन्य निक्षेप। आंसर बनेगा इसमें सी, ये सी आंसर बन जाता है। देखिए मतलब जो है अगर हम बात करते हैं, देखिए मतलब जो है यानी कि अगर हम M3 क्या है, M3 है M1 प्लस बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों की समाअवधि या टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं। M1 में क्या क्या आता है, देखिए M1 की बात करते हैं, जनता के पास करेंसी, सभी व्यापारिक और सहकारी बैंकों के पास मांग जमाई और तीसरी रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाई। देखिए आंसर बन जाता है इसका सी। नेक्स्ट, यदि मुद्रा का वार्षिक आय संचालन वेग 3 हो तो अर्थशास्त्र में कुल मुद्रा स्टॉक होगा, यानी कि ए मौद्रिक जीएनपी में 3 गुना, वास्तविक जीएनपी में 1/3, मौद्रिक जीएनपी में 1/3, वास्तविक जीएनपी के साथ कीमत स्तर में अनुपात का 1/3।
तो आंसर बना इसका सी। मौद्रिक जीएनपी में 1/3, आंसर बना इसका सी। अब नेक्स्ट देखिए आप जो है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा है? बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापारिक ऋण, राष्ट्रीय बचत पत्र, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें जो है यह आंसर बनेगा डी, यानी इसका डी बन जाने में से कोई नहीं। अब देखिए मतलब जो है, अगर हम सह अवधि जमा वास्तविक मुद्रा नहीं होती है, यानी टर्म डिपॉजिट जो है वो वास्तविक मुद्रा नहीं होती है, बल्कि यह निकट मुद्रा होती है, क्योंकि यह निश्चित अवधि की समाप्ति से पहले ही निकाली जा सकती है। सह अवधि जमा के अतिरिक्त अन्य निकट बिल, ट्रेजरी बिल, बीमा पॉलिसी आदि, ये सभी प्रकार की परिसंपत्तियां कम तरल है, क्योंकि वास्तविक मुद्रा में बदलने के लिए लागत आती है। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। मुद्रा का देखिए आप जो है परिमाण सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। ए डेविड रिकार्डो, बी डेवन जेट्टी है, डेविड हुम ने, जेम्स मिल्स ने। 11 बनेगा डेवन जेट्टी, यानी आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। देखिए वाणिज्य प्रपत्र ये बनेगा आपका सी, 1989 में, आंसर बन जाता है सी। अब देखिए वाणिज्यिक प्रपत्र वागुल समिति के संस्तुति पर मार्च 27, 1979 या 1989 को भारत में जमा प्रमाण पत्र के साथ वाणिज्यिक प्रपत्र के निर्गमन की अनुमति प्रदान की गई थी। इसकी परिपक्व अवधि 7 से 90 दिन होती थी। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, यदि केंद्र के तंत्र में सभी बातें समान रहे, यानी केंद्र के तंत्र में सभी बातें समान रहे, केवल लेन देन हेतु ही मुद्रा मांग में वृद्धि हो जाए, तो ब्याज दर भी स्थिर रहेगी, बी घटेगी, अनिर्धारित हो जाएगी, बढ़ेगी। देखिए आंसर बनेगा इसका स्थिर रहेगी, आंसर बना इसका ए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं लेन देन हेतु मुद्रा मांग, इसका अभिप्राय उस मुद्रा से है जो व्यक्ति फर्म अपने लेन देन को पूरा करने के लिए रखती है। यानी व्यापारिक लेन देन को पूरा करने के लिए जो तरल संपत्ति या नगद शेष रखा जाता है, वह आय के आकार, आय की प्राप्ति तथा व्यय के आकार पर निर्भर करता है, जो मुख्य रूप से आय के स्तर पर निर्भर करता है। तो आंसर बना ए। नेक्स्ट, स्फीति अंतराल प्रमाप करता है। स्फीति अंतराल प्रमाप करता है स्फीति के प्रत्याशित तथा वास्तविक दर में अंतर, धनी और गरीबी के बीच अंतर, पूर्ण रोजगार स्तर, उत्पादन के ऊपर समस्त मांग का अधिक्य, उपरोक्त सभी। आंसर बनेगा सी, पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन के ऊपर समस्त मांग के अधिक्य, यानी सरप्लस। अब देखिए अगर हम बात करते हैं स्फीति अंतराल, 1940 में प्रकाशित केन्स ने अपने लेख हाउ टू पे फॉर दी वॉर में स्फीति अंतराल प्रस्तुत किया था। और लिप्से के अनुसार हम बात करते हैं आय में पूर्ण स्तर पर समस्त उत्पादों में से, यानी समस्त उत्पाद से जितनी मात्रा में समस्त व्यय बढ़ जाएगा, वही मात्रा स्फीति अंतराल होगा। और स्फीति अंतराल मतलब समझिए एक तरह से वर्तमान व्यय योग्य मौद्रिक आय माइनस पूर्ण रोजगार के लिए वांछित व्यय योग्य मौद्रिक आय, यानी इसे कहते हैं स्फीति अंतराल। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, दोनों में से संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन निम्न में से किसका है? ए मार्शल, डी एच रॉबर्टसन, सी जे एम केन्स, डी लॉर्ड ग्रेशियन। देखिए आंसर बनेगा इसका जे एम केन्स, यानी आंसर बना सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। सीआरआर में वृद्धि साख सर्जन को रोकने में सहायक होती है। एसएलआर में वृद्धि साख सर्जन को रोकने में सहायक होती है। बैंक दर में कमी साख सर्जन को रोकने में सहायक होती है। न तो एसएलआर में वृद्धि और न ही साख सर्जन को सीमित करने में सहायक होती है। देखिए इसमें आंसर बना है आपका यानी 1 और 2, यानी आंसर बना आपका ए, आंसर ए सही है, आंसर बना ए। अब देखिए बैंक दर में कमी जो है वो क्या है, देखिए साख सर्जन की शक्ति में वृद्धि करता है। सीआरआर में वृद्धि जो है साख सर्जन की शक्ति में कमी करता है। एसएलआर में वृद्धि जो है साख सर्जन शक्ति में कमी करता है। एसएलआर में कमी जो है साख सर्जन की शक्ति में वृद्धि करता है, तो आंसर बना इसका ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व मुद्रा में सम्मिलित है। बैंकों के पास समयावधि और जनता के पास करेंसी और बैंक के पास नकदी, और बैंकों के पास नकदी, बैंकों के पास नकदी और डाकघर में बचत बैंक जमाए। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका जनता के पास करेंसी और बैंकों के पास नकदी जो है रिजर्व मुद्रा में सम्मिलित होते हैं, तो आंसर बना हमारा बी। अब देखिए मतलब जो है रिजर्व मुद्रा जो है आरएम जिसे कहते हैं, चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं, रिजर्व मुद्रा आधार मुद्रा प्राथमिक मुद्रा के रूप में जानी जाती है। यानी रिजर्व मुद्रा क्या है, मतलब एक तरह से देखिए रिजर्व मुद्रा जो है आधार मुद्रा प्राथमिक मुद्रा के रूप में जानी जाती है। बैंकिंग शाख आरएम पर रिजर्व मुद्रा यानी रिजर्व मुद्रा पर निर्भर करती है। देखिए अगर हम जो है रिजर्व मुद्रा के जो अवयव है चलन में मुद्रा, जिसमें बैंकों की रखी नकदी शाख है, इसमें वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाए समावधि सम्मिलित होती है। रिजर्व बैंक के पास जो है बैंक की जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा ये सम्मिलित होती है, तो आंसर बना बी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मद प्रबल शक्तिशाली मुद्रा में सम्मिलित नहीं किया गया है? एक, जनता के पास करेंसी की मात्रा, बैंकों के पास करेंसी की मात्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रिजर्व जमाए, बैंकों के पास मांग जमाए राशि की बात करते हैं, तो आंसर बनेगा इसका डी, बैंकों के पास मांग जमाए राशि, तो आंसर बन जाता है डी। अब देखिए मतलब देखिए इसमें जो है अगर हम बात करते हैं प्रबल शक्तिशाली मुद्रा यानी कि मतलब हाई पावर्ड मनी की बात कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसमें शामिल किया जाता है। एक, चलन में मुद्रा जिसमें बैंकों में रखी गई नकदी की बात करते हैं। सेकंड, रिजर्व बैंक के पास बैंक का जमा। थर्ड, रिजर्व बैंक के पास अन्य देयताएं। इनमें व्यापारिक बैंकों द्वारा रखा गया जमा और सावधि जमा सम्मिलित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप जो है, तो आंसर बना इसमें डी। नेक्स्ट, केन्स के अनुसार निवेशकर्ता बांडों की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेगी जबकि आशा करते हैं। देखिए इसमें आंसर बनेगा ब्याज दर गिरने वाली है, तो आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, निम्न में से किसका मत था बचत तथा निवेश सदैव बराबर होती है परंतु सदैव संतुलन में नहीं होती है? आंसर बनेगा देखिए ये ए मार्शल, आंसर बन गया इसका बी। यानी ए मार्शल क्या कह रहा है, इसको बचत और निवेश सदैव बराबर होती है परंतु सदैव संतुलन में नहीं होती है, ये कथन जो है मत जो है ए मार्शल का है। नेक्स्ट, केन्स के अनुसार निवेश निर्भर करता है, यानी केन्स के अनुसार निवेश निर्भर करता है ए आय के आकार तथा उपभोग की प्रवृत्ति पर, पूंजी की सीमांत दक्षता और आय के आकार पर, पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज के दर पर, उपभोग प्रवृत्ति तथा ब्याज के दर पर। आंसर बना इसका सी, पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज दर पर, आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट, तरलता जाल दर्शाता है, तरलता जाल देखिए दर्शाता है, देखिए आप जो है ब्याज माइनस दर और नहीं गिरने सकती है, यानी ब्याज दर और गिरेगी, ब्याज दर और नहीं गिर सकती, यानी आंसर बना बी आंसर इसका।
नेक्स्ट, मुद्रा की पूर्ति की निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसे भारत में विस्तृत मुद्रा कहा गया है? यानी भारत में विस्तृत मुद्रा बताना किसे कहा गया है? इसमें देखिए आंसर बनेगा M3 यानी कि सी आंसर। अब देखिए भारत में जो है मुद्रा पूर्ति के 4 माप है। रिजर्व बैंक ने सन 1977 में प्रारंभ किया था। 1968 में रिजर्व बैंक ने मुद्रा पूर्ति का एक नया माप प्रकाशित करना प्रारंभ किया। उसने कुल मौद्रिक माप यानी कहा गया है M1 जो है संकीर्ण मुद्रा है, M3 जो है विस्तृत मुद्रा है। देखिए इसमें आंसर बन गया आपका सी। नेक्स्ट, बेरोजगारी की दर स्फीति की दर के मध्य अल्पकाल में अनुभाविक संबंध को औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। आंसर बना इसका A.W. फिलिप्स में। आंसर बना इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा परिणामात्मक साख नियंत्रण का उपाय है? इसमें देखिए आंसर बनेगा, इसमें देखिए ये आंसर बन जाता है इसमें बैंक दर, यानी आंसर बने बी। देखिए मैंने आपका इकोनॉमिक्स, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो है डिस्कस किया है। देखिए इसमें इतना ही कुछ